Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 4 of Block 4 MPCE 013, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. This is the last chapter of this subject and इसमें जो टॉपिक है अपना वो है साइकोथेरेपी इन टर्मिनल इलनेसेस एड्स कैंसर। सो इस यूनिट को हम 2 सेक्शंस में कवर करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक एंड एज यू नो कि ये जो पार्ट्स मैं बनाती हूँ उनके जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। सो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हम टर्मिनल इलनेस की बात कर रहे हैं, ऐसी इलनेसेस जिसमें एंड डेथ ही है, उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो साइकोथेरेपी जब भी हम टर्मिनल इलनेसेस में करते हैं, जैसे कि स्पेसिफिकली कैंसर, आजकल तो कैंसर भी क्यूरेबल है, वैसे एड्स भी मेंटेन किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशंस के साथ। बट देन सपोज ऐसे हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको मैनेजमेंट मुश्किल हो गया है, अब ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है। सो अब हमें मालूम है कि पेशेंट का एंड क्या होने वाला है। सो तब हम कैसी थेरेपी लगाएंगे, क्योंकि ये थेरेपिस्ट के लिए भी बड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है जब वो इस तरह के पेशेंट से मिलता है। सो इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट किस तरह के होने चाहिए। तो अभी पहला जो इस सेक्शन में टॉपिक है वो है टर्मिनल इलनेसेस एंड साइकोथेरेपी। सो पहले तो यही जानना ज़रूरी है कि टर्मिनल इलनेसेस जो होती हैं वो किस तरह के पेशेंट्स के बारे में बात कर रही हैं। तो वो पेशेंट ऐसे हैं, जैसे मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, एडवांस्ड डिजीज़ हो गई होती है जिनकी, और उनका जो लाइफ स्पैन है ना वो रिड्यूस हो गया होता है। हमें मालूम है कि वो एक आम आदमी की जो लाइफ स्पैन होता है उससे कम में ये इंसान इस दुनिया को छोड़ने वाला है, मे बी कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में। सो हमें मालूम है कि जो सिम्टम्स की सीवियरिटी है ना वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। अब आगे ना सिम्टम्स बस इंक्रीज़ ही होने वाले हैं। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे को पेशेंट के बारे में डिटेल पता हो एंड क्या-क्या सिम्पटम्स पेशेंट के साथ हैं। जैसे कि फटीग हो सकता है, पेन हो सकता है, स्लीपलेसनेस हो सकती है, जो उसको बहुत भारी पड़ रहे होंगे। सो हम उसको कैसे कम करें, उसको जानने से पहले ये चीज़ें हमारे को अवेयरनेस में लाना बहुत ज़रूरी है। सो पेशेंट कितने अच्छे से कोप कर सके इन सारी चीज़ों के साथ, मे बी पेशेंट की एज भी हो सकती है, उसके एजुकेशन लेवल भी हो सकता है, कितना पढ़ा लिखा है। तो पढ़ा लिखा है, समझदार होगा, उसको चीज़ें समझ में आती होंगी, है ना, डिज़ीज़ का प्रोग्नोसिस उसको पहले से पता होता होगा। बहुत सारी चीज़ें पेशेंट को खुद पता होती है, तो वो अपने तरीके खुद निकाल भी लेता है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को कोप करना मुश्किल हो जाता है। सो हमें उसके जितने भी वेरिएबल्स हैं ना, जो उससे कनेक्टेड है, जैसे कि मैंने बताया उसकी एज हो गई, एजुकेशन हो गया, उसका रिलीजन हो गया, फिर उसका जो पहले से इस इलनेस का एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है, फिर उसको सोशल सपोर्ट कितना है, कौन फैमिली फ्रेंड हैं ऐसे जो उससे मिलना जुलना चाहते हैं या मिलते जुलते रहते हैं, फिर उसकी खुद की पर्सनैलिटी टाइप कैसी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, किस तरह का, इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है। देन मेडिकल फैक्टर्स जो हैं, जैसे कि पेन हो गया एक एग्जांपल, है ना, और भी कुछ चीज़ें होती हैं, कई लोगों की इलनेस बढ़ जाती है ओवर एक्सर्शन से। सो वो चीज़ों को आपको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। सो वो किस तरह से मैक्सिमम अपने आप को अब एडजस्ट कर पा रहा है वो भी हमारे को देखना पड़ेगा। और कभी-कभी क्या होता है, जब इंसान को ये पता चलता है, ये न्यूज़ उसको मिलती है कि भाई अब तो एंड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसके रिएक्शंस किस तरह से आए हैं और वो किस तरह से उन रिएक्शंस को मैनेज कर रहा है और हम किस तरह से उसको मैनेज करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम नोटिस कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में आप ये भी देखेंगे, जो पेशेंट्स हैं ना, जब वो टर्मिनल फेज़ में होते हैं अपने इलनेस के, तो उनकी हेल्थ डिक्लाइन होने लगती है ना? सारे ट्रीटमेंट उनके फ़ेल होने लगते हैं। सो पेशेंट और उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, उनको पता होता है कि भई आगे क्या है, आगे कहाँ पहुँचने वाला है वो। सो जब बहुत कुछ महीनों में डेथ सर्टेन होती है पेशेंट के लिए, सो उन केसेस में पेशेंट जो है वो अपनी डिज़ीज़ के साथ किस तरह से कोप करेगा उसके ऊपर हमारे को वर्क करना होगा। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई डिज़ीज़ तो सीरियस वाली डायग्नोस हो गई, लेकिन एज़ सच उसको पता नहीं है कि आगे कैसे होगा, वो रिकवर होगा, नहीं होगा, क्या आगे क्या है, प्रोग्नोसिस कुछ नहीं पता होता। बट देन
अचानक से अगर एक शॉकिंग न्यूज़ आती है पेशेंट के पास और या फैमिली मेम्बर्स के पास कि भाई अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, डॉक्टर बोल देते हैं, तो फिर वो सिचुएशन बड़ी शॉक से भरी हुई होती है, नॉट ओनली फॉर द पेशेंट बट फॉर द फैमिली मेम्बर्स एज वेल। सो वो थोड़ा सा हमारे को ध्यान रखना होगा। सो जब ये टर्म डाइंग पेशेंट सुनते हैं हम, सो हम उस कैटेगरी में जब थेरेपी देते हैं, सो हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उसको ट्रीट करना होगा। और उसके इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल क्लाइमेट किस तरह का है, उसके उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस भी लाने पड़ेंगे। हमें बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से उसको करवा सकते हैं इस सिचुएशन से। सो जो डाइंग पर्सन होता है ना, उसको हम ऑब्वियसली वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो उसके पास बहुत कम टाइम रहा है और रिकवरी की होप भी ना के बराबर ही है, ना ही है समझ लो। सो हम क्या एडेप्टेशंस करें साइकोथेरेपेटिक एटीट्यूड में और स्ट्रेटजीज़ में, वो बहुत ज़रूरी है। हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमारी थेरेपी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, प्रोसेस पूरा थेरेपी का किस तरह से जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि पेशेंट की नीड क्या है और उसकी सर्कमस्टेंसेस कैसी हैं, वो किस तरह से है। अब यहाँ पे कुछ टिपिकल जो थेरेपी हम प्लान करेंगे, तो उसमें कुछ फीचर्स होते हैं जब डाइंग पेशेंट के साथ आप थेरेपी प्लान करते हैं। नंबर वन होता है कि आपकी जो थेरेपी है वो टाइम लिमिटेड होगी, क्योंकि पेशेंट तो चला जाएगा। एंड देन टाइम फोकस्ड होनी चाहिए, आपका ध्यान टाइम पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि आप थेरेपी इस तरह से प्लान करें कि उसका जब एंड आए तो बहुत शांति से जाए, उसको ऐसा ना लगे कि भाई बहुत सारी चीज़ें अधूरी करके जा रहा हूँ। तो वो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सेकेंड, जो हमारी थेरेपी का गोल होगा ना, वो बहुत मॉडेस्ट सा होना चाहिए, ज़्यादा भारी गोल नहीं रखना है। उसकी कुछ इच्छाएँ हैं वो पूरी करना है, उस टाइम और उस डिसेबिलिटी या उस सर्कमस्टेंसेस में जो भी वो अचीव कर सकता है, उसको वो करवाना है। एंड देन थर्ड इज़ केयरफुल कोऑर्डिनेशन करना है हमें सारी टीम के साथ, यानी मेडिकल जो उसके फिजिशियन होंगे, जो डॉक्टर होंगे, जो उसको टीच कर रहे होंगे, उसको ट्रीट कर रहे होंगे। एंड देन जो नर्सेज़ होंगी जो उसको सुपरवाइज़ कर रही होंगी उसके पूरे ट्रीटमेंट का। अगर उसके कोई रिलीजियस बिलीव्स होंगे या वो रिलीजन को ज़्यादा फॉलो कर रहा होगा, तो उन सारे, या कोई प्रोफेशनल होगा रिलीजियस प्रोफेशनल, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके कुछ प्लान कर सकते हो अच्छा सा। तो ये उसकी जो फिजिकल कंडीशन है, मेडिकल ट्रीटमेंट जो चल रहा है, और जो भी इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स है, हॉस्पिटल में है कि घर में है या घर में ही मशीनों पे है, सो वो सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। एंड बहुत प्रैक्टिकली इन सिचुएशंस को सोचना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आप थेरेपी प्लान करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गोल ऑफ थेरेपी विद डाइंग पेशेंट्स। जब आपको गोल बनाते हैं आप डाइंग पेशेंट के साथ, तो आपके गोल क्या क्या होने चाहिए, तो ये 4 गोल स्पेसिफिकली आपको गोल सेट करते हुए इन चीज़ों पे ध्यान देना है। पहली चीज़, पेशेंट को आपको अलाउ करना है कि वो ओपन कम्युनिकेशन हो उसके साथ, उसकी कंडीशन के बारे में आपको उसके साथ ऑनेस्ट रहना है, उसको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देना है उसकी कंडीशन के बारे में, उसको रॉन्ग होप्स नहीं देनी कि ठीक हो जाओगे, आपको पता है कि ठीक नहीं होगा। सो आपको झूठ नहीं बोलना, लेकिन जो आपको सच बोलना है वो बहुत स्मूथ वे में कम्युनिकेट करना है, ओपन वे में कम्युनिकेट करना है, कि वो उसको हर्टफुल ना हो, उसको ऐसा ना लगे कि भाई तुम तो भाई तैयारी हो मेरे लिए, ऐसी वाली सोच नहीं लगनी चाहिए। सेकेंड, जो इम्पोर्टेंट इमोशंस होते हैं ना, वो किस तरह से एक्सप्रेस कर पा रहा है पेशेंट या नहीं कर पा रहा है, आपको पेशेंट को हेल्प करना है कि कैसे वो अपने इमोशंस को मैनेज कर सके, और जिन भी सर्कमस्टांसिस में वो है उसमें वो अपने इमोशंस को हैंडल कर सके, उसका भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब उसको पता होगा, जब वो अवेयर होगा कि भाई अब एंड करीब है, तो कभी कभी वो ओवरवेल्म भी होगा, वो बहुत ज़्यादा दुखी भी महसूस करेगा, तो तब आप उसको कैसे संभालेंगे वो आपको देखना है, उसको सिखाना है। एंड देन जो रिलेशनशिप्स है, अ, जिसमें पेशेंट जो भी सपोर्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, उसमें डेथ को कैसे वो कन्फ्रंट कर रहा है उस रिलेशनशिप में। सो हमें ऐसी रिलेशनशिप उसको प्रोवाइड कराना है पेशेंट को, जिसमें उसको सपोर्ट मिले जब वो डेथ को कन्फ्रंट करता है। यानी कि कभी कभी एकदम से वो थॉट बहुत स्ट्रांग होगा उसके दिमाग में कि अब मैं जाने वाला हूँ, डर जाएगा, घबरा जाएगा, तब आप उसको कैसे सूद करेंगे, आप उसको कैसे सपोर्ट करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। And then to intervene between patients and other significant people such as family, friends. अब
फैमिली फ्रेंड्स आएंगे, मेडिकल स्टाफ होगा, सबको सब कुछ पता है। अब सब लोग अपने अपने तरीके से रिएक्शन देंगे। सो पेशेंट के साथ वो किस तरह से हैंडल करें सिचुएशन को, किस तरह से बिहेव करें, वो आपकी जिम्मेदारी है। कंफर्ट जोन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये गोल है। 4 गोल क्या क्या होगा? पहले तो उनको कम्युनिकेट करना कि फैक्ट क्या है उनकी कंडीशन के बारे में। दूसरा, वो अपने इमोशन को कैसे हैंडल करे। तीसरा, जो आप जब वो डेथ को कन्फ्रंट करे तो वो कैसा सपोर्ट आप दे सकते हैं, वो आपको सेट करना है। एंड देन उसके फैमिली फ्रेंड्स और जो भी सपोर्ट सिस्टम है, उसका सिग्निफिकेंट लोग हैं, उनके बीच में उसका जो भी केमिस्ट्री है या रिलेशनशिप है, उसको कैसे आपको स्मूथ रखना है। नाउ थेराप्यूटिक अप्रोचेस। एलिजाबेथ कबलर रॉस, इन्होंने एक सेमिनार वर्क किया था ऑन डेथ एंड डाइंग, और ये पहली ऐसी इंसान है जिन्होंने डाइंग पेशेंट के ऊपर साइकोथेरेपी के बारे में सजेशंस दिए थे, एंड खुद ने भी बहुत वर्क किया था इसके ऊपर। सो एक और बुक आई थी, काउंसलिंग दी डाइंग। इसमें भी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को यूज़ किया गया है और बताया गया है कि डाइंग पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो जो कबलर रॉस, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग, बट ये कबलर रॉस मुझे समझ में आ रहा है। सो जो कबलर रॉस थी, उन्होंने इंटीग्रेटेड थ्योरेटिकल एंड थेरेप्यूटिक पर्सपेक्टिव से डाइंग पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है वो सजेस्ट किया था। अगेन, अगर आप देखेंगे ना, जब भी हम डाइंग पेशेंट की बात करते हैं, सो हमारी जो थेरेपी होती है, साइकोथेरेपी जब हम लगाते हैं, सो उसमें हम तीनों चीज़ों को देखते हैं क्लाइंट की, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। इन तीनों को कंसीडर करते ही हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो जो मॉडर्न साइकोथेरेपीज़ हैं, उनको 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जो एट प्रेजेंट हम अप्लाई करते हैं डाइंग पेशेंट के ऊपर: साइकोडायनामिक, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरल एंड फैमिली थेरेपी। अब वन बाय वन हम इन सबको एक समझेंगे। पहला है साइकोडायनामिक अप्रोच। साइकोडायनामिक अप्रोच में आपको मालूम है कि हम जनरली जो इनसाइट है ना, उसको टटोलने की कोशिश करते हैं। अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। उनके जो डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, उनके जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि डाइंग पेशेंट जब जा रहा है तो उसके बहुत सारे पुराने पास्ट की चीज़ें होंगी जो उसके दिमाग में घूम रही होंगी। सो वो उन सारे जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या उसके डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, उससे जूझ रहा होगा। तो ये अप्रोच जो है ना, ये इन चीज़ों को एड्रेस करती है कि वो किस तरह से अपने साइकिक क्राइसिस को रिजॉल्व कर सके और मैक्सिमम कर सके, फुलेस्ट कर सके। इस पे हम हेल्प करते हैं। तो साइको एनालिस्ट एरिक एरिक्सन ने लास्ट स्टेज को जो बांटा था ईगो को, वो क्या थी? ईगो, इंटीग्रिटी एंड वर्सेस डिस्पेयर। इसमें इन्होंने बताया था कि लास्ट स्टेजेस में ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। तो जो फियर ऑफ डेथ होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंसान को तोड़ देता है। उसकी जो ईगो फंक्शनिंग है, जो पहले से उसके अंदर चल रही थी, इंटीग्रेटेड थी, वो टूटना शुरू हो जाती है। एंड इस वजह से जो पेशेंट है वो बहुत डिस्गस्ट फील करने लगता है, डिस्पेयर फील करने लगता है। सो इन केसेस में जब भी इंसान को डेथ का फियर होता है, तो वो उसके डिफेंस रिएक्शंस तरह तरह के आने शुरू हो जाते हैं। एंड जो उसके डिफेंसेस है ना, वो थोड़ी देर के लिए तो उसको इमोशनल डिस्ट्रेस में रिलीफ दे देता है, लेकिन वो बहुत सारे चीज़ों को बहुत लंबे टाइम तक कोप नहीं कर पाता है। थोड़े टाइम के लिए उसको रिलीफ मिल जाता है जब वो अपने ईगो डिफेंसेस को यूज़ करता है। सो जो कॉमन डिफेंसेस हम किसी भी डाइंग पेशेंट के अंदर हमें मिलेंगे, वो 4 कैटेगरी में आते हैं। पहला है डिनायल, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा प्रोजेक्शन, चौथा रिग्रेशन। अब हम इन चारों जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं इनके, उनके बारे में समझेंगे। पहला डिनायल, तो आपको समझ में आ रहा है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि डेथ करीब है ना। सो वो पॉसिबल नहीं होता उससे, वो प्रिपेयर नहीं हो पाता है इस चीज़ के लिए। और इवन फैमिलीज़ भी प्रिपेयर नहीं हो पाती अगर फैमिलीज़ में ये डिनायल का चल रहा है तो। दूसरा होता है डिफेंस, डिस्प्लेसमेंट डिफेंस। इसमें जो पेशेंट होता है वो अपने फेयर को सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करता है। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि वो क्या करेगा, वो अपनी एंजाइटी में घुल जाएगा।
अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगेगा, अपने बिजनेस के बारे में, मतलब अपना ध्यान कहीं बटा देगा, डेथ एंजाइटी को साइड में कर देगा। तो वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है कि डेथ को ना फेस करने के बजाय वो बाकी चीज़ों पे अपना ध्यान डाइवर्ट कर रहा है, बाकी काम करने लगा है, घर हाउस होल्ड जॉब्स में लग जाएगा, दूसरे मैटर्स पे ध्यान देने लगेगा, बस इसकी तरफ सोचना नहीं चाहेगा बिल्कुल भी। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, कि उसको उस थॉट को डिस्प्लेस कर दिया किसी और थॉट से। डिनाइल में क्या था, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है, नहीं हो ही नहीं सकता, नहीं मैं तो जीऊँगा, मैं तो लंबा जीऊँगा, इस तरह के स्टेटमेंट देगा। नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्शन डिफेंस, जो थर्ड डिफेंस है, इसमें वो ना हॉस्टाइल हो जाएगा और गुस्सा करेगा और दूसरों पे दोष डालेगा कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, तुमने ठीक से मुझे ट्रीट नहीं किया, इसलिए ऐसा होगा। तो उसकी वो इरेशनल ब्लेम्स होंगे जो वो डॉक्टर्स, नर्सेस, फैमिली मेम्बर्स को देने लगेगा और बोलेगा कि तुम्हारे क्यों नहीं है, तुम्हारे पास क्यों क्यों नहीं है, तुम्हारी गलती है, तुमने टाइम पे नहीं किया, इस तरह से ब्लेम करेगा। तो वो हो जाता है प्रोजेक्शन। नेक्स्ट इज रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होगा, वो हमेशा इमेच्योर बिहेव करेगा, डिपेंडेंट जैसा हो जाएगा, मतलब गिव अप कर देगा, ऑलमोस्ट गिव अप कर देगा, अपने खाप खोपचे में घुस जाएगा, एक्सट्रीमली हेल्पलेस फील करेगा, और उस पोजीशन में आ जाएगा जैसे कि उसने कम्प्लीटली गिवन अप कर दिया है कि अब कुछ भी होप नहीं है, अब कुछ नहीं करेंगे ज़िंदगी में, बस अब स्टॉप, फुल स्टॉप लगा देगा हर चीज़ में, जीना छोड़ देगा। तो जो मेजर गोल इस साइको डायनेमिक थेरेपी में होगा हमारा, वो हम पर्सन को रिकॉग्नाइज कराएंगे, उसको कन्फ्रंट करवाएंगे, जो उसके डिफेंसेस है ना, डिफेंसेस को रिप्लेस करवाएंगे उसको, और वो इमोशनली हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स डेथ रखे, वो हम उसको इंश्योर करवाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसके जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है पहले से उसके दिमाग में चल रही थी, उनको फिक्स कराने की कोशिश करेंगे। जो उसका डेथ क्राइसिस बहुत इंटेंसिफाई हो गया था, उसको हम हैंडल करवाने की हेल्प करेंगे। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि पेशेंट की कोई हिस्ट्री थी एंग्जाइटी की, पहले से थी, और क्यों थी, क्योंकि वो फैमिली से सेपरेट हो गया था, फैमिली मेम्बर से सेपरेट हो गया था, और वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गया था इस इशू को लेकर। और फिर डेथ रिलेटेड कंसर्न जो दूसरों से रिलेटेड है, उसने भी उसको बहुत ज़्यादा हिला दिया था। तो हम उसको डायनेमिक थेरेपी में कैसे ये एड्रेस कराएंगे कि दिस इज़ इनएविटेबल, एंड जो जिनसे भी वो सेपरेट हुआ था, चाहे तो वो मिलने भी जा सकता है उनसे दोबारा, रीयूनाइट भी हो सकता है इफ़ दे आर एग्जिस्टिंग। सो वो चीज़ें हम करा सकते हैं। तो जो हमारा एक चीज़ हमें जो ध्यान रखना है इस थेरेपी में, वो ये कि टाइम लिमिटेड होती है ये। हमारा जो गोल होना चाहिए वो शॉर्ट टर्म चेंजेस के लिए होना चाहिए, बहुत लंबे गोल्स नहीं बनाने हैं। सो एक जो जैसे मैंने बताया, जो डॉक्टर रॉस थी, उन्होंने ऑन डेथ एंड डाइंग के ऊपर पूरा सेमिनार किया था। सो उन्होंने थेरेपेटिक अप्रोचेस के बारे में बात किया था। उन्होंने ये बोला था कि जो डिफेंसिव पोजीशंस होती है ना पेशेंट की, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, और वो पेशेंट तब ठीक होना शुरू होने लगता है जब हमारी थेरेपेटिक अप्रोच यहीं से स्टार्ट होती है, कि जब हम उसके डिफेंस जो भी उसने डिफेंस मैकेनिज़्म्स यूज़ किए हैं, उसको हम एड्रेस कराएँ, और आगे फिर पेशेंट के साथ उस सिचुएशन को ओवरकम करने में हेल्प करें। उसके खुद के जो सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स हैं, उन पे वर्क करें। इन्होंने एक स्टोरी बताई है कि मिस्टर आर की स्टोरी है कि वो उनको हॉटकिन्स डिज़ीज़ हो गई थी। वो बिज़नेसमैन थे सक्सेसफुल, और जब उनको ये पता चला तो वो हॉस्पिटलाइज़ थे। उनको ये कमज़ोरी फ़ील हो रही थी, कमज़ोरी इन द सेंस इस बात पे कि उनको ऑर्डर दिया जा रहा है हर बात पे, क्योंकि ही वाज़ अ सक्सेसफुल बिज़नेसमैन, को तो उनको खुद ऑर्डर देने की आदत थी, लेने की आदत नहीं थी। सो वो यहाँ पे जब ये बीमारी हुई, तो उनको ये अपने आप को वो वीक समझने लगे, और उनको ऐसा लगा कि उनके हाथ से सब कुछ छिनता जा रहा है, और उन्होंने उनके कैंसर को अपनी कमज़ोरी माना। उनको ये लगा कि मैं ही कमज़ोर हूँ, इसीलिए मुझे कैंसर हुआ है। इस तरह से वो अपने आप को ब्लेम करने लगे। फिर डॉक्टर रॉस, जब इनकी वाइफ ने डॉक्टर रॉस को रीच आउट किया और उनसे फिर ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। तो डॉक्टर रॉस ने उनको, और पहले तो सबको यही बताया कि भाई इनको ऑर्डर देना बंद करो और लेट हिम डिसाइड, और उनको ये जो अपने आप को ये वीक वीक कहते हैं, उससे ख़त्म करो, ये चीज़ नहीं करना है। तो वो करने के लिए ज़रूरी था कि वो अपनी सिचुएशन को अपने हाथों में लेना शुरू करें। सो उनको बार बार खाने पीने के लिए टोका जाता था, ये सब चीज़। तो जब डॉक्टर रॉस आई, तो उन्होंने उनको ये बताया, उनको बहुत अच्छे से एड्रेस की उनकी सिचुएशन, एंड उनको ये बोला कि उनकी मर्ज़ी है, एंड ही इज़ अ राइट पर्सन टू डिसाइड उनको कब कौन सी चीज़ खानी है। देयर इज़ नो वन टू ऑर्डर हिम। सो सबको, और उन्होंने सबको बोला कि कोई इनको ऑर्डर नहीं देगा। तो इस तरह से जो मिस्टर आर थे, वो अपनी जो उनका गुस्सा और जो भी एंगर भरा हुआ था इस सिचुएशन को लेकर, वो डिक्रीज़ होने लगा।
सो इस तरह से इन्होंने एक एग्जांपल दिया। आप फिर से रीड कर सकते हैं क्योंकि शॉर्टकट में इतना मज़ा नहीं आएगा आपको, बट आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। नाउ जो सिग्निफिकेंट कंसर्न इस चीज़ में देखा जाता है जब हम साइकोडायनेमिक थेरेपी लगाते हैं, काउंटर ट्रांसफरेंस, यानी कि जो थेरेपिस्ट के इमोशनल रिएक्शंस आते हैं इन सिचुएशन में, क्योंकि सी दिस इज समथिंग जो किसी के भी साथ हो सकता है। अब थेरेपिस्ट भी डर ही जाएगा जब ऐसी सिचुएशन में थेरेपी देगा, तो उसके इमोशनल रिएक्शंस आने बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ कॉल्ड काउंटर ट्रांसफरेंस। सो जो थेरेपिस्ट है वो उसको केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने खुद के पर्सनल फियर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स से है ना ओवरकम कर सके। जो डेथ जो है पेशेंट को जब वो हेल्प करने जा रहा है तो खुद के पहले फियर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को उसको हैंडल करना सीखना होगा। सो 3 पोटेंशियल नेगेटिव रिजल्ट्स जो काउंटर ट्रांसफरेंस के हो सकते हैं, यानी कि सपोज आपका खुद का इमोशनल रिएक्शन आ रहा है, आप एज अ थेरेपिस्ट आपका इमोशनल रिएक्शन आ रहा है, सो वो क्या क्या नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे उसके अगर आप ऐसा करेंगे तो। पहला कि थेरेपिस्ट जो है पेशेंट के डिनायल, जो पेशेंट डिनाई कर रहा है डेथ को लेकर, उस इशू को वो अवॉइड करेगा थेरेपिस्ट, क्योंकि वो खुद ही डरा हुआ है तो वो डिनायल कर रहा है तो ये भी उसको सपोर्ट ही करेगा, उसको ये तो नहीं बोलेगा कि अपने डिफेंस को फेस करो। दूसरा, थेरेपिस्ट खुद तो रिग्रेशन में चला जाएगा जहाँ पे वो गिव अप कर जाएगा पेशेंट के लिए, वो थेरेपी लेगा ही नहीं ऐसे पेशेंट की जो डाइंग पेशेंट है। तीसरा, अगर एंशियस अवॉइडेंस जो पेशेंट का है उसको वो उसमें एंगेज हो जाएगा, मतलब ये खुद भी अवॉइड करेगा उसके कंसर्न्स को, जो पेशेंट के कंसर्न है उसको ढंग से थेरेपिस्ट खुद ही हैंडल नहीं करेगा क्योंकि वो खुद ही डर रहा है इस चीज़ से। सो ये 3 चीज़ें थेरेपिस्ट में आ जाती हैं जब वो काउंटर ट्रांसफरेंस की सिचुएशन में होता है। तो थेरेपिस्ट को पहले किसी भी पेशेंट को, जो डाइंग पेशेंट है उसको थेरेपी देने से पहले अपने खुद के फियर्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अपने जो एटीट्यूड है डेथ को लेकर उसको कन्फ्रंट करना पड़ेगा इससे पहले कि वो किसी के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करे। नाउ द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का मेन एम यही होता है कि लिविंग द गुड लाइफ। इसमें स्पेसिफिकली जब पेशेंट डाइंग पेशेंट है तो डेथ अवेयरनेस जो है वो उसको अपनी खुद की वैल्यूज़ और लाइफ का पर्पस क्या है उसके लिए अवेयर करने में हेल्प करती है। वो इन पेशेंट को मोटिवेट करती है कि वो अपनी लाइफ को फुल मीनिंगफुल लाइफ बना के जिए। सो डेथ तो जो है वो एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। कोई भी डरता है, जो जी रहा है उसको डर लगता है इस चीज़ से। एंड लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि लाइफ लाइफ ना लिमिटेड है, लाइफ लिमिटलेस नहीं है। सो जो लोग ये सोचते हैं कि यार कल कर लेंगे अपने मन की, आज ये जिम्मेदारी ले लेते हैं, उनको थोड़ा सा ये इस बात के लिए अवेयर होना होगा कि लाइफ इज़ लिमिटेड। आज नथिंगनेस को किसी दिन फेस करना होगा, तो बेटर आइडिया इज़ आज की डेट में जी लो। तो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी जो है उसका एम भी यही है कि डाइंग पेशेंट को ये बताना है कि अपने लाइफ को फुलेस्ट जिए। सारे जितने फॉल्स होप्स और ऑप्टिमिज्म वाला कोई डायलॉग नहीं करते हम इस थेरेपी में। और थेरेपिस्ट जो होता है ये पेशेंट को मोबिलाइज कराता है कि ये अपनी लाइफ को अपनी फुल विल के साथ जिए, उसको एनकरेज करता है कि जो भी खुद सेल्फ ग्रोथ और एक्सप्रेशन है उसको वो शो करे, उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है। यहीं पे ली शान ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, उन्होंने बोला था हेल्प इज़ रियली नीडेड इन टर्म्स ऑफ हाउ टू लिव, नॉट हाउ टू डाई। तो डाइंग पेशेंट को हम अच्छे से मरना नहीं सिखा रहे हैं, हम उसको अच्छे से जीना सिखा रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने एक स्टोरी बताई है जो मैं नहीं करने वाली हूँ, हम करेंगे ये वाले कि जो फ्रीजनबर्ग हैं, आई एम नॉट श्योर इसी तरह से प्रोनाउंस करेंगे कि नहीं, जो फ्रीजनबर्ग हैं उन्होंने मेन फीचर्स बताए थे ह्यूमनिस्टिक पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच जो है उसमें कौन कौन से वेज होते हैं, क्या क्या स्टेप्स आपको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में यूज़ करने होते हैं। नंबर 1, हम एम्फेसाइज करते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव और एम्पैथेटिक रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ। दूसरा, हम क्लाइंट को अलाउ करते हैं कि वो ट्रीटमेंट के साथ एक पेस रखे, मतलब कि उसकी पेस के हिसाब से हम ट्रीटमेंट देंगे, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे उसमें। सो पेशेंट अपनी पेस खुद सेट करेगा ट्रीटमेंट की। थर्ड इज़ पेशेंट ना एक्टिवली एंड पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करे उसको जो भी प्रोसेस है डाइंग के में। ऐसा नहीं कि भाई अब डेथ के बारे में सोच रहा है और कुछ और नहीं सोच रहा अपनी लाइफ के बारे में, हम उसको जीने के लिए वो करेंगे कि भाई अपने मन की कर ले भाई, इतना टाइम है अब अपने मन की जी लो। सो वो एक्टिवली एंड पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करेगा डाइंग के प्रोसेस में।
नाउ द बिहेवियरल अप्रोच में हम बिहेवियर चेंज की बात करते हैं। इसमें हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि वो एक एडिक्वेट कोपिंग स्किल उसको हम सिखा सकें डेथ क्राइसिस के टाइम पे, क्योंकि जब पेशेंट को पता है कि आगे क्या होने वाला है तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है, उसके इमोशनल रिएक्शंस आ सकते हैं, उसको एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, पेशेंट को बार बार वो चीज़ें रिमाइंड होंगी एंड अब वो किस तरह से जिए ढंग से उस वो हम सिखाते हैं। तो इसमें कुछ जो टेक्निक्स स्पेसिफिकली हम यूज़ करते हैं वो है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, डिसेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग। देन इन दोनों से हम क्या हेल्प कर सकते हैं, उसका जो फियर और टेंशन है ना उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। फिर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, जैसे कि बायो फीडबैक हो गया, सेल्फ हिप्नोसिस हो गया, ये उसका जो डिस्ट्रेसिंग इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती है। बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक्स में एक और जो बहुत पावरफुल टेक्निक है वो है स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग। सो इसमें हम पेशेंट को हेल्प करते हैं कि वो अपने फिजिकल एंड इमोशनल जो एस्पेक्ट है पेन के, उससे वो कोप कर जाए कि बॉडी में भी पेन हो रहा है, इमोशनली वो हर्ट है अपना एंड के बारे में सोच के, तो आप कैसे उसको कोप करवाएंगे। तो ये स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग में हम करवा सकते हैं। तो पेशेंट को हम सिखाते हैं कि कैसे कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल स्किल्स जो है वो एम्प्लॉय करे वो जब भी अपने पेन को वो मैनेज करना चाहता है। तो सेल्फ स्टेटमेंट्स जो होते हैं ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो पेशेंट को हेल्प करता है। जैसे कि सपोज उसको मालूम है पेन होगा, सपोज रात में उसको पेन होता है, तो प्रिपेयरिंग फॉर पेन, तो हम उसको कैसे प्रिपेयर कराएंगे, वो खुद को क्या स्टेटमेंट दे बोलेगा, व्हाट इज इट आई हैव टू डू, क्या करना है मुझे। आई कैन डेवलप अ प्लान टू हैंडल इट, मैं कोई कोई प्लान डेवलप कर सकता हूँ कि अब जब पेन आएगा तो मुझे कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है। जस्ट थिंक अबाउट व्हाट आई हैव टू डू। अब मैं ये सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मे बी म्यूजिक सुन सकता हूँ, योगा कर सकता हूँ, मेडिटेशन कर सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे प्लान सोच सकता है। देन कन्फ्रंटिंग एंड मैनेजिंग पेन, सपोज पेन हो रहा है, आई कैन मीट द चैलेंज, ये जो एक चैलेंज है दर्द, थोड़ी देर कुछ घंटे रहेगा उसके बाद चला जाएगा। सो वो अपने आप को एड्रेस करता है, आई कैन मीट द चैलेंज, जस्ट हैंडल इट वन स्टेप एट अ टाइम। अब मैं थोड़ा थोड़ा पेन को ही एड्रेस करूँगा, सारी बॉडी में पेन एड्रेस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपने आर्म के पेन को एड्रेस करूँगा। जस्ट रिलैक्स, ब्रीथ डीपली, एंड उस पेन के साथ मैं डीप ब्रीदिंग करूँगा। सो हाथ का कर लिया, फिर लेग का कर लिया, लाइक दैट धीरे धीरे वो रिलैक्स करेगा खुद को। देन सेल्फ री इन्फोर्सिंग स्टेटमेंट, फिर जब उसका पेन का टाइम खत्म हो गया, पेन खत्म हो गया, बंद हो गया, तो वो क्या बोलेगा, खुद को एड्रेस कैसे करेगा, गुड आई डिड इट, आई हैंडल दैट प्रिटी वेल, आई न्यू आई कुड गेट थ्रू इट। तो जब खुद को मोटिवेट कर रहा है तो ये सेल्फ री इन्फोर्समेंट स्टेटमेंट में वो खुद को मोटिवेट कर रहा है। तो ये बेसिक गोल बिहेवियर थेरेपी के जो होता है वो यही होता है कि हम उसको कोपिंग स्किल सिखाते हैं पेशेंट को, सो दैट वो अपने जो भी इशू है जो उसकी लाइफ के कंट्रोल में उसको नहीं लग रहा है, उसको वो रिड्यूस कर सके, उस डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस कर सके, एंड उसको ऐसा लगे कि वो अपने लाइफ में चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहा है। जो लॉस ऑफ कंट्रोल उसकी बॉडी में आ गया है, उसके एक्शन में आ गया है, या वो फ्यूचर के बारे में कुछ सोच नहीं पा रहा क्योंकि उसको पता उसका एंड क्या है, तो वो बहुत डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन होती है, वो बहुत हेल्पलेस फील करता है, बहुत पैसिविटी उसमें दिखने लगती है। तो वो किस तरह से कोप करे इन सिचुएशन में, इन स्किल्स में हम उसको यही हेल्प कराते हैं पेशेंट को, वो अपने नेगेटिव फीलिंग्स को मैनेज कर पाता है, उसका सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव करने में हम हेल्प करते हैं। जब वो देखता है कि वो इन टेक्निक से अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा है तो उसको सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी फील होने लगती है, सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस फील होने लगता है, उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ने लग जाता है। सो इस तरह से वो नेगेटिव फीलिंग्स से भी जाता है। सो हमारा जो इस थेरेपी में बिहेवियरल अप्रोच होती है, इसमें जो मेन फोकस होता है ना वो स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट सिम्टम्स पे ही हम फोकस करते हैं। हम कोई बड़े गोल नहीं रखते क्योंकि हमें मालूम है कि आगे क्या है, और उसको भी मालूम है वो क्या है। सो हम उसके पर्सनालिटी इश्यूज़ या डेवलपमेंटल इश्यूज़ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ स्पेसिफिक जो सिचुएशन है उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो गोल जो हमारा मेन होता है वो नेगेटिव इमोशन से रिलीव करवाना होता है, और पेशेंट को ज़्यादा जो बचा हुआ टाइम है उसको इफ़ेक्टिवली कोप कैसे करना है सिचुएशन से, उसमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है हमें। नाउ द फैमिली अप्रोच। ऑफ कोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि हम फैमिली मेम्बर्स को भी थेरेपी में इंक्लूड करने वाले हैं। सो इसमें एंटायर फैमिली भी उस स्टेट में चली गई होती है जहाँ पे एक फैमिली का मेंबर डाइंग पोजीशन में होता है या आगे वो डेथ को फेस करने वाला है। सो जो डेथ है ये ऐसी सिचुएशन होती है जो बहुत
थ्रेटनिंग होती है, सबको डरा के रख देती है। और हर एक जो मेंबर होता है वो भी डरा हुआ होता है, क्योंकि उसको मालूम है एक दिन उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। सो जो फैमिली मेंबर्स जो हैं उनमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप देखेंगे कि जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि और कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो इस टेंशन को बढ़ाता जा रहा है डेथ को फेस करने वाले। पहला तो जो डाइंग मेंबर है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। दूसरा, जो फैमिली का स्टेज है वो कौन-सा स्टेज है, और फैमिली किस लेवल का इंटरैक्शन करती है, किस तरह का कम्युनिकेशन रखती है, किस तरह के रिलेशनशिप रखती है। क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, है ना? जैसे मैंने बताया किस तरह के रिलेशनशिप है मेंबर्स के बीच में। ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करता है कि डिस्टर्बेंस फैमिली के अंदर कितना होगा इस फैक्ट को लेते हुए। तो जो फैमिली सिस्टम्स अप्रोच है इसमें हम पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं थेरेपी में। और फैमिली मेंबर्स में एज अ यूनिट वो किस तरह से काम करें, इस ट्रेजेडी को कैसे फेस करें, वो हमें सिखानी पड़ती है। एंड कभी कभी तो इस थेरेपी में ग्रीफ काउंसलिंग भी होती है जब डाइंग पेशेंट चला गया होता है इस दुनिया से। तो फैमिली थेरेपी में हम बहुत सारी थेरेपीज भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो इश्यूज़ हैं, जो मेन इशू इस थेरेपी में हम फोकस करते हैं, वो यही होता है कि जो डाइंग पेशेंट है उस वो किस तरह से फ़ील कर रहा है, एंड बाकी मेंबर्स के लिए वो क्या फ़ील कर रहा है। वो बाकी मेंबर्स के साथ क्या कैसे रिलेशंस एंड में रखना चाहता है। सो हम एक तो यही देखेंगे। दूसरा, जो डाइंग पेशेंट है उसकी नीड्स क्या है फैमिली मेंबर्स के लिए, वो क्या कितनी क्लोजनेस चाहता है फैमिली मेंबर्स के साथ, उसको किस तरह का सपोर्ट चाहिए फैमिली मेंबर्स से, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। सो कुछ फैमिलीज़ में ये भी होता है कि पास्ट कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत सारे लड़ाई झगड़े चल रहे थे रिश्तों में, और अब जब पेशेंट जाने वाला है तो वो अब उन चीज़ों को रीयूनाइट करना चाहता है, चीज़ों को सॉर्ट करना चाहता है जाने से पहले। एक प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये फैमिली थेरेपी में हम ये ओपन एंड प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं। जिन मेंबर्स से भी डाइंग पेशेंट करना चाहता है, सॉल्व करना चाहता है, रिजॉल्व करना चाहता है। तो जो जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है उनके बीच में, अनफिनिश्ड बिजनेस यानी कि अनफिनिश्ड बातें हैं या जिसमें क्लोजर नहीं हुआ जिन चीज़ों को लेकर, जो इंसिडेंट्स या लड़ाई झगड़ों को, कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर, वो हम करते हैं। और लोगों के इसमें आप ये भी देखोगे कि फैमिली मेंबर्स में है ना बहुत सारे डिफेंसेस एक्टिवेटेड हो गए होंगे। वो डेथ को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, उनके अंदर फियर है, डिनायल है, वो इस फैक्ट को फेस ही नहीं करना चाहते, उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। सो इस चीज़ में हम फैमिली थेरेपी में इनको सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे वो अपने डिफेंसेस से कोप कर सकते हैं। तो एडवांटेज क्या है फैमिली अप्रोच की? फैमिली अप्रोच की एडवांटेज ने यही है कि ये सबको एक्सपीरियंस कराती है फैक्ट एक्सेप्ट करने का कि अब एंड है, नज़दीक है, और कैसे सब मिलकर इस क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो फैमिलीज़ में जो भी गुस्सा भरा है इस चीज़ को लेकर, मे बी वो गुस्सा है या फिर उनमें गिल्ट है या डर है, या डाइंग पेशेंट के ही बारे में कुछ इमोशंस भरे हुए हैं या डिप्रेशन हो रहा है इस चीज़ को लेकर। सो उन चीज़ को हम रिजॉल्व कर सकते हैं सेशंस में। जो मेंबर्स हैं उनको एनकरेज कर सकते हैं कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। कूबर रॉस जो थी, वो पहली इंसान थी जिन्होंने थेरेपी किस तरह से करेंगे डाइंग पेशेंट की, या फैमिलीज़ के ऊपर कैसे थेरेपी की जाती है, वो एड्रेस किया था। उन्होंने अपना एक स्टोरी भी यहाँ शेयर किया है, जो उन्होंने बताया था कि एक लेडी थी जो बहुत एजेड थी, जो हॉस्पिटलाइज हो गई थी एंड बहुत बीमार थी। सो वो किस तरह से उनकी बेटी बार बार उनके लिए भाग दौड़ करती थी, और सारे जितनी भी सेविंग थी वो उन मदर के ऊपर खर्च कर रही थी। एंड उनके हस्बैंड जो थे बेटी के, वो हमेशा उनको डांटते थे कि भाई तुम कैसा पैसा उड़ाती जा रही हो माँ के ऊपर, ये वो। एंड जो ओल्ड मदर थी वो बहुत डरी हुई थी जब वो थेरेपी के लिए ये मिस रॉस जो है वो उनके पास गई। तो जो डॉक्टर रॉस हैं उन्होंने फिर उनसे जब बात की और उनसे पूछा कि डर क्या है, तो उन्होंने बोला मुझे डर इस बात का है कि मुझे वॉर्म्स खा जाएंगे। एंड वो बड़ी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन था। एंड देन डॉटर से भी जब पूछा, सब इंटरेक्शन हुआ, तो डॉटर ने भी कुछ ऐसी चीज़ें बोला कि तुम्हें खाएंगे तो हम क्रिमेट कर देंगे, ये वो करके। सो जो डॉक्टर रॉस थी उन्होंने फिर इनकी दोनों मदर डॉटर के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको ऑनेस्ट बनाया, ओपन बनाया, उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ किया। एंड जब दोनों ने एक दूसरे से शेयर की तो दोनों एक दूसरे को कंसोल कर पाई। इस तरह से दोनों के बीच में जो इश्यूज थे वो ठीक हो सके, एंड पूरी चीज़ों
को सॉर्ट किया गया और नेक्स्ट डे वो जो मदर थी वो एक्सपायर हो गई। सो ये स्टोरी आप एक बार पढ़ना, और इन डेप्थ है, मैंने बहुत शॉर्टकट में बताई है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये पार्ट 1 पसंद आएगा और समझ आएगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें मेरे वीडियो को, और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, सो दैट मुझे पता चले कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।